नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के करंट अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 25 अक्टूबर 2024 की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशनल कोट है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों परंतु उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। आज का पहला प्रश्न है, इस भारतीय राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत हर महीने 1 दिन का भुगतान किया जाने वाला मासिक धर्म अवकाश शुरू किया गया है। इस नीति के तहत महिला कर्मचारियों को सालाना 12 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे, जिससे उनकी कुल संख्या 27 दिन हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पार्वती परिदा द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और कार्यबल में महिलाओं का समर्थन करना है। यह कदम उड़ीसा की अपनी महिला कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने और अन्य राज्यों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी अल्जीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्र। मिस्र ने 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए जाने के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह प्रमाणन मलेरिया को खत्म करने में मिस्र के सफल प्रयासों को रेखांकित करता है, जिससे यह दर्जा हासिल करने वाला 5वां अफ्रीकी देश और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तीसरा स्थान बन गया है, अर्थात तीसरा देश बन गया है। 2010 में मोरक्को के प्रमाणन के बाद मिस्र मलेरिया उन्मूलन के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 44 देशों और एक क्षेत्र के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि संक्रामक रोगों से निपटने और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए मिस्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का समग्र विजेता बनकर उभरा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। का सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 392 अंक अर्जित करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र 378 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि राजस्थान 248 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के प्रभावशाली तैराकों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। कर्नाटक की जीत को महिला सीनियर खिताब में कनाडा की जीत से बल मिला, जिसने पैरा तैराकी में राज्य की मजबूत उपस्थिति को प्रदर्शित किया। यह जीत समावेशी खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली पैरा एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
यह चैंपियनशिप भारतीय पैरा तैराकी में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता को उजागर करती है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य ने औपचारिक भूमि अधिकारों के साथ स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मेघालय। का सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। असम ने मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की। का उद्देश्य स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। लॉन्च कार्यक्रम गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। यह पहल असम सरकार द्वारा स्वदेशी आबादी के लिए भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो पहले के मिशनों को सफलता के बाद है, जिससे पहले से ही कई व्यक्तियों को लाभ हुआ है। यह मिशन स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद स्वदेशी भूमि जोतों की सुरक्षा और मान्यता बढ़ाने के लिए राज्य के समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी को 2024 में समावेशी इक्विटी और विविधता और वितरित कार्यबल के लिए SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी JSW स्टील, ऑप्शन सी जल यात्रा, ऑप्शन डी हिंडाल्को। का सही उत्तर है ऑप्शन सी जल यात्रा। भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली स्टील उत्पादक कंपनी सेल को SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में समावेश, समानता और विविधता तथा वितरित कार्यबल के प्रबंधन के लिए SHRM HR स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। 1973 में निगमित और नई दिल्ली में मुख्यालय वाली सेल एक महारत्न कंपनी है, जिसका कारोबार 1 लाख करोड़ से अधिक है। ये पुरस्कार सेल की विविधतापूर्ण और समावेशी कार्यबल को बढ़ावा देने तथा अपने व्यापक परिचालनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 2029, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2025। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2029। 2019 में मूल रूप से हस्ताक्षरित करतारपुर कॉरिडोर समझौते को भारत और पाकिस्तान ने 2029 तक बढ़ा दिया है। यह समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की अनुमति देता है, जिससे दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद सीमा पार धार्मिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। जबकि भारत ने तीर्थयात्रियों से लिए जाने वाले $20 के सेवा शुल्क को हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन समझौते के नवीनीकरण के दौरान इस मामले पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अगला प्रश्न, कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बन गया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन डी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। का सही उत्तर है ऑप्शन सी इजराइल। एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संकल्प संख्या 414 के माध्यम से अनुमोदन के बाद इजराइल 69वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ।
यह सदस्यता विस्तार एडीबी की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और सहयोग को उजागर करता है। मनीला, फिलीपींस के मुख्यालय वाले एडीबी का उद्देश्य वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के माध्यम से एशिया में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। इजरायल की सदस्यता से सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय विकास और आर्थिक एकीकरण में योगदान देगा। यह कदम एडीबी की अपनी सदस्य देशों में समावेशी और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल असेंबली के 8वें सत्र में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए लैम को, ऑप्शन बी लुआंग कुआंग, ऑप्शन सी गुयेन जुआन फुक, ऑप्शन डी फाम मिन चिन। का सही उत्तर है ऑप्शन बी लुआंग कुआंग। लुआंग कुआंग को नेशनल असेंबली के 8वें सत्र के दौरान 91.67% वोट के साथ वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने टो लैम की जगह ली। कुआंग, जिन्होंने 1975 में अपना सैन्य कैरियर शुरू किया और 2006 तक मेजर जनरल का पद हासिल किया, ने वियतनाम पीपुल्स आर्मी में राजनीति के जनरल डिपार्टमेंट के प्रमुख सहित महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उम्मीद है कि वे 2026 तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे और पार्टी और राज्य द्वारा सौंपी गई प्रमुख जिम्मेदारियां संभालेंगे। अगला प्रश्न, पूर्ण उन्मूलन से पहले उबले चावल पर निर्यात कर की कम दर क्या थी? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10%। भारत सरकार ने पहले उबले चावल पर निर्यात कर को 20% से घटाकर 10% कर दिया था, लेकिन बाद में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह से हटा दिया। कटौती का उद्देश्य वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक कटौती का उद्देश्य वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था, खासकर पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम जैसे प्रमुख चावल निर्यातक देशों के खिलाफ। कर को समाप्त करके भारत बढ़ते हुए भंडार और अनुमानित बम्पर फसल का लाभ उठाना चाहता है, चावल की खेप बढ़ाना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय चावल बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। यह कदम आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने में सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 24 अक्टूबर, 21 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। का सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। यह दिन दुनिया भर में शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मिशन के वैश्विक उत्सव के रूप में कार्य करता है। यह आयोजन देशों और संस्थानों को ऐसे आयोजनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है जो संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों और उद्देश्यों को सुदृढ़ करते हैं, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं। 2024 में यह दिन दुनिया को बहुपक्षवाद और वैश्विक एकजुटता के महत्व की याद दिलाता रहेगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 16 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इससे जैव विविधता हानि से निपटने के लिए लगभग 200 देश एक साथ आ रहे हैं।
ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी पेरू। का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलंबिया। कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 16 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें जैव विविधता के नुकसान के ज्वलंत मुद्दे से निपटने के लिए लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह वैश्विक सम्मेलन 196 देशों द्वारा हस्ताक्षरित कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को लागू करने पर केंद्रित है। कॉप 16 का उद्देश्य जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं के माध्यम से प्रगति को गति देना है, जिसका उद्देश्य अंततः प्रकृति के नुकसान को उलटना है। कॉप 16 की मेजबानी करके कोलंबिया पर्यावरण नेतृत्व और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जिससे दुनिया की जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न, भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN-S4 किस स्थान पर लॉन्च की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट पर स्थित रणनीतिक बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम ने देश की चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN-S4 का प्रक्षेपण किया है। यह महत्वपूर्ण विकास भारत की नौसेना क्षमताओं को बढ़ाता है और इसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में योगदान देता है। S4 में 3500 किलोमीटर की रेंज वाली AK-4 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सहित कई उन्नत विशेषताएं हैं। INS अरिहंत और INS अरिघात सहित भारतीय नौसेना का विस्तारित पनडुब्बी बेड़ा भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विशाखापट्टनम का जहाज निर्माण केंद्र भारत के नौसेना आधुनिकीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, महिला की T20 विश्व कप 2024 की टूर्नामेंट की टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला T20 विश्व कप 2024 में अपनी छाप छोड़ी है। वह टूर्नामेंट की टीम में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि बन गई हैं। उनके शानदार प्रदर्शन में 2 अर्धशतक शामिल हैं, जिससे उन्हें टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली खिलाड़ी के रूप में पहचान मिली है। यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण कौशल और योगदान को रेखांकित करता है। टूर्नामेंट की टीम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सितारे शामिल हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में कौर के कद को उजागर करता है। उनका शामिल होना टूर्नामेंट में उनके बेहतरीन प्रदर्शन का प्रमाण है। अगला प्रश्न, विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। का सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। विश्व विकास सूचना दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मेल खाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित इस दिन का उद्देश्य विकास के मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दिन
को मनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वैश्विक असमानताओं को दूर करने और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए जनमत जुटाने और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों आईसीटी का लाभ उठाने के महत्व पर जोर देता है। यह तिथि विकास चुनौतियों को परस्पर संबद्धता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में ऑस्ट्रेलिया को फोकस का देश के रूप में चुना गया है। इसमें स्वदेशी और समकालीन कथाओं को उजागर करने वाली 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्में दिखाई गई हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद मिली है, जिसका उद्देश्य संयुक्त फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना है। यह संधि फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे अंतर सांस्कृतिक सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा को सुर्खियों में लाकर IFFI दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई कहानीकारों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।